Hello dear students, this is our next lecture for unit 3rd periodic classification of elements. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था शील्डिंग इफेक्ट के बारे में, स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में, ठीक है, और उसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे सिग्मा की वैल्यू को वो भी हमने देख लिया था। आज हम लेक्चर में थोड़ा सा और हमारे जो अंडरस्टैंडिंग है स्क्रीनिंग इफेक्ट को लेकर के उसको इम्प्रूव करेंगे, ठीक है, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम सोल्व करके देखेंगे। ओके, सो स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ड्रॉ करके भी दिखाया था कि हमारे पास कोई न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड शेल होती हैं, शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स जो क्या करते हैं, आउटर मोस्ट जो शेल होता है उसको रिपेल करते हैं, जबकि न्यूक्लियस उनको अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो जो रिपल्शन की वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज में कमी आती है, डिक्रीज हो जाता है, उसी को हम स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। ये पिक्चर आपके सामने है, आप इसमें बिल्कुल ध्यान से देख सकते हैं, जेड लिखा हुआ है। ये जेड जो है वो यहाँ पे न्यूक्लियस के बारे में बता रहा है कि यहाँ पे न्यूक्लियस है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो जेड है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन पे इसका जो न्यूक्लियस चार्ज है वो कितना लगना चाहिए, जेड लगना चाहिए। तो ये सभी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। जो ये रेड यहाँ पे आपको ये स्काई ब्लू से कलर में दिखा रखे हैं, थोड़ा सा ब्लू सा कलर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। कौन सी की बात कर, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। ये जो है ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है इनको न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस इनको क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। और जो ये रेड वाले अलग से बने हुए हैं साइड में, ये क्या कर रहे हैं, इसके हेल्प से इलेक्ट्रॉन्स आपस में जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं। तो न्यूक्लियस को देखो मैं यहाँ पर लिख के बताऊँगा आपको चीज़ें। क्या होना चाहिए था कि जो यहाँ पे ये न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा था इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, तो वो जेड फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा था। किस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा था, जेड फोर्स से। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपस में क्या कर रहे हैं, आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है बाहर वाले, इनको रिपेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे सिग्मा आएगा। क्या आएगा, सिग्मा। सिग्मा क्या बताया था, स्क्रीनिंग कांस्टेंट बताया था। तो अब जो न्यूक्लियस का चार्ज जो बच गया है वो घट पे होना कितना चाहिए था, जेड, वो कितना रह गया अब, जेड माइनस सिग्मा होकर के जेड इफेक्टिव हो गया, जिसको हमने जेड स्टार से लिखा था। यही आपका स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट। क्लियर हो गया? ओके, आई होप अब आपको पिक्चर की हेल्प से ये सारी चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो गई होंगी। क्लियर है जी? ठीक है। इसके बाद हमने कुछ रूल्स पढ़े थे कि किस तरीके से हम डिटरमाइन करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन एस और पी में है तो एस और पी ऑर्बिटल में है तो हम किस तरीके से सिग्मा निकालेंगे और फिर जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करेंगे। ऐसे अगर डी और एफ में है तो हम किस तरीके से सिग्मा कैलकुलेट करते हैं। ये सारी चीज़ें जो हमने देख ली थी, सीख ली थी। क्लियर है? जो वो रूल्स हमने पढ़े थे कि 0.35 कंट्रीब्यूट करेगा इलेक्ट्रॉन, या n-1 में है तो वो 0.85 कंट्रीब्यूट करेगा, और n-2 n-3 में है तो वो 1 कंट्रीब्यूट करेगा एस और पी के लिए। डी और एफ के लिए था अगर वो n में है तो 0.35 कंट्रीब्यूट करेगा, उसके अलावा n-1 n-2 n-3 में है तो वो 1 कंट्रीब्यूट करेगा। ये हमने था। तो इनको जनरली स्लेटर रूल्स भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इनको, स्लेटर रूल भी बोल देते हैं। जो ये रूल्स हमने पढ़े थे इनको स्लेटर रूल भी बोल देते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। स्लेटर, SLATER, स्लेटर रूल भी इनको बोल देते हैं। ठीक है जी, स्लेटर रूल भी इनको बोल देते हैं, तो इसको भी नोट कर लेना आप। ठीक है, आगे चलते हैं जरा। हम जो हमने ये रूल्स पढ़े थे इसी को एक पिक्चर की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो, ये पिक्चर आपके सामने है। ऊपर लिखा हुआ है S एंड P इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन S और P में है, जिस इलेक्ट्रॉन पे हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज चेक करना चाहते हैं, वो अगर S या P में है तो वो क्या होगा, जिस शेल के अंदर, जिस प्रिंसिपल शेल में इलेक्ट्रॉन है जिसकी हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन में, अगर उसी में और इलेक्ट्रॉन भी वहाँ पर अवेलेबल हैं तो वो कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, 0.35। उससे कम वाली शेल होगी n-1। देखो लिखा हो ना यहाँ पे साइड में, राइट साइड में लिखा हुआ है n शेल। मैं आपको ना ड्रॉ करके दिखाता हूँ साथ। ये देखो n शेल, n-1, n-2, n-3। अगर अब n में इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन के अलावा जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके अलावा भी अगर वहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, मान लो किसी की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जस्ट अ सेकेंड बेटा 4s1 है, और मुझे 4s वाले इलेक्ट्रॉन के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है, तो अब इस 4 में तो कोई और इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कंट्रीब्यूशन। पर अगर यहाँ पे 4s2 होता तो मुझे यहाँ पे 4s के लिए निकालना था, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो मुझे निकालना है। जो एक इलेक्ट्रॉन बच गया है वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा, वो 0.35 कंट्रीब्यूट करेगा। न्यूमेरिकल करेंगे थोड़ा और ज़्यादा क्लियर होगा। अभी जरा पिक्चर की हेल्प से समझने की कोशिश करो। देखो
एन शेल में है तो कितना कंट्रीब्यूट करेगा एस और पी के लिए 0.35, n-1 में है तो कितना कंट्रीब्यूट करेगा 0.85, n-2 में है तो 1, n-3 में है तो 1, n-4 में है तो भी 1 करेगा। तो मतलब सिर्फ n शेल के लिए कितना कंट्रीब्यूट करेगा 0.35, n-1 के लिए 0.85, बाकी सभी के लिए वो 1 कंट्रीब्यूट करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गया, ये एस और पी के लिए। अब नीचे देखो, बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर में लिखा हुआ है, लेफ्ट डाउन कॉर्नर में लिखा है डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स। डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स में अगर एन शेल में इलेक्ट्रॉन हैं तो वो कंट्रीब्यूट करेगा 0.35, उसके अलावा चाहे n-1 में हो, n-2 में हो, n-3 में हो, वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा 1 कंट्रीब्यूट करेगा। ये पिक्चर बहुत क्लियर तरीके से आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रही है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम जरा न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं, साथ ही साथ मैं इन पिक्चर्स की तरफ वापस आता रहूँगा ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए, रूल्स ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, रूल्स को रटना नहीं है, आपने क्रैम नहीं करना है, सिर्फ समझना है। और समझोगे कैसे, जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करके देखोगे, प्रैक्टिस करके देखोगे तो ऑटोमेटिक आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो हम साथ साथ में न्यूमेरिकल करेंगे, साथ साथ में रूल्स की तरफ आएंगे वापस बैक से, ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, क्वेश्चन किसके है, ऊपर हेडिंग लिखी हुई है कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड स्टार या जेड इफेक्टिव। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल है कैलकुलेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द 4s इलेक्ट्रॉन इन पोटेशियम एटम। कौन से एटम की बात है, पोटेशियम एटम की बात है। तो पोटेशियम एटम में 4s में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है वो आपने बताना है, कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला हम जानते हैं जेड स्टार का, क्या होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का, जेड माइनस सिग्मा। देखो मैंने आपको कहा था ना, किसी किसी बुक में जेड माइनस एस भी लिखा हो सकता है, देखो यहाँ लिखा हुआ है जेड माइनस एस लिखा हुआ है, तो जेड माइनस सिग्मा भी हो सकते हैं, जेड माइनस एस भी लिख सकते हो। तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, एक्चुअली एस कैलकुलेट करना है, क्योंकि जेड तो हम जानते हैं। उसने किसकी बात करी है, पोटाशियम एटम की, लिखा हुआ है ना क्वेश्चन के अंदर पोटाशियम एटम। तो पोटाशियम के लिए, पोटाशियम का सिंबल क्या होता है, के। तो पोटाशियम के लिए जो जेड होता है, एटॉमिक नंबर होता है, वो कितना होता है 19। कितना होता है 19। तो देखो जेड स्टार निकालने के लिए जेड चाहिए, तो 19 तो हमने यहाँ लिख लिया, माइनस का निशान लगाया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, एस या सिग्मा कैलकुलेट करना है। वो देखो कैसे कैलकुलेट करना है। तो स्लेटर रूल हम अप्लाई करेंगे फटाफट से। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है। मैंने कहा था ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको आनी चाहिए, सब कुछ आपका आसानी से सारी प्रॉपर्टी सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम पोटेशियम जिसका एटॉमिक नंबर 19 है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ लिखी हुई है, देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 हो गया। देखो 1s2 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर 2s2 2p6 6 और 2 8 और 2 10 हो गए हैं, फिर 3s2 12 3p6 18 एंड 4s1 19 हो गए 19 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के बाद आपने सेम शेल वालों को एक साथ रखना है। जैसे फर्स्ट शेल में सिर्फ 1s है तो उसको आपने एक ब्रैकेट में बंद कर लिया। सेकंड शेल के पास 2s भी है और 2p भी है तो इसको एक ब्रैकेट में आपने क्लोज कर लिया। थर्ड शेल के बाद 3s भी है, 3s है 3p है। अगर 3d होता तो उसको भी हम इसी के साथ जो है अब अलग से d और f को अलग आपने क्या करना है, एक ब्रैकेट बना के चलना है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स करेंगे, वहाँ क्लियर हो जाएगा। ओके, तो 1s को एक साथ रखा, 2s 2p को एक साथ, 3s 3p को एक साथ। अगर d होता 3d होता तो उसको हम अलग से रखते। क्लियर, उसके बाद ऐसे ही 4s को हमने अलग से रखा। तो अभी जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन था उसमें क्या पूछा था, कैलकुलेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द 4s। उसने 4s इलेक्ट्रॉन का पूछा है, वो उसकी मर्जी थी, वो 3p के लिए भी पूछ सकता था, वो 3s के लिए भी पूछ सकता है, वो 2p के लिए भी पूछ सकता है, क्योंकि सभी के लिए क्या हो रहा है, उससे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल कर रहे हैं और उसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वहाँ पे जो वेरी कर पा रहा है। क्लियर है, तो हम किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। अभी आपसे 4s के लिए पूछा गया है तो 4s के लिए आपने काउंट करना है। तो अभी आप देखो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है किस में है, s में है। और पीछे जो हमने पिक्चर देखी थी उसमें हमने देखा था कि अगर s और p में इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, किस में है, s और p में अगर इलेक्ट्रॉन है, ये देखो ये लिखा हुआ सबसे ऊपर s और p, देखो s और p में है, तो अगर n शेल में है तो वो 0.35 कंट्रीब्यूट करेगा। ओके, अब देखो पीछे क्वेश्चन देखो अब 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है, मैं थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो कोई और तो इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, वो खुद इलेक्ट्रॉन अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, तो वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 0 कंट्रीब्यूट करेगा। तो 0.35 के साथ मल्टीप्लाई 0 होगा तो वो कितना हो जाएगा, 0।
क्लियर हुआ। प्लस उसके बाद देखो उससे कम वाली शेल 4 - 1 n-1 होता है, तो 4 - 1 मतलब 3 हो गया। 3 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3s2 3p6, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन है बेटा। कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। और कितना कंट्रीब्यूट करते हैं n-1 s और p में, 0.85। पीछे वाली जो पिक्चर है उसमें देखो कितना कंट्रीब्यूट करता है n-1 में, 0.85 कंट्रीब्यूट करता है। कितने इलेक्ट्रॉन वहाँ पे हमारे पास, 8 इलेक्ट्रॉन, मल्टीप्लाई 0.85, तो यहाँ से टोटल आ जाएगा n-1 का कंट्रीब्यूशन। तो देखो लिखा हुआ है 0.85 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1th शेल में। तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं टोटल, 8 इलेक्ट्रॉन नीचे वाले में देखो, और मल्टीप्लाई 0.85 प्लस में। अब जो इलेक्ट्रॉन अंदर वाली शेल में है n-2 n-3 n-4, वो सभी कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, 1 कंट्रीब्यूट करते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने अब अंदर वालों में देखो, सेकंड में है 6 और 2 8, और 1 में है ओनली 2, तो टोटल हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। या 10 इलेक्ट्रॉन कितना कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 1 पर हर एक एटम इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 कंट्रीब्यूट करे। ईच इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटिंग टू द 1 इनटू द सिग्मा। तो 10 × 1 हो जाएगा। अब इसको आपने ऐड करना है, देखो 0.85 × 8 करना है, प्लस 1 × 10 करना है। देखो हम करके देखते हैं, फाइनली आंसर आएगा जो हमारा वो लिखेंगे। क्या करना है हमने, 0.85 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। करो मल्टीप्लाई, 8 5 = 40, कैरी गया 4, 8 8 = 64, और 4 ऊपर ऐड करेंगे हम, कितना हो जाएगा 68, तो 8 यहाँ पे 6.80 हो गया। क्लियर। और वहाँ पे था 10 × 1, तो 10 करना है, तो 10 + 6.80, अगर आप इसमें 10 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 16.80 हो जाएगा। अब सिग्मा निकला है, ये क्या निकला है, ये सिग्मा है ये अपना। और Z इफेक्टिव कैसे निकलेगा, Z - सिग्मा करके। Z कितना है पोटेशियम के लिए, 19 है। 19 में से कितना माइनस करना है आपको, 16.80 माइनस करना है, तो करेंगे -00, यहाँ से हम कैरी ले लेंगे। 10 में से 8 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 आ जाएगा, और 8 में से 6 इधर चला जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो 2.20 बच गया। कितना बच गया, 2.20। तो Z इफेक्टिव कितना आना चाहिए, 2.20। एक बार हम चेक कर लेते हैं, यहाँ देखो कितना आया है, Z इफेक्टिव 2.20 आया है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। मैं एक बार आपको ये एग्जांपल दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। हमें पोटेशियम के लिए कैलकुलेट करना था, ठीक है। पोटेशियम एटॉमिक नंबर होता है 19। कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे सबसे पहले फटाफट से, 1s2 2s2 2p6 2p6 है बेटा ये, 3s2 3p6, और लास्ट बचता है हमारे पास यहाँ पे 4s1। ठीक है, इस तरीके से लिख लेना हमने। ओके, अब लिखने के बाद हमें क्या करना है, क्वेश्चन में गिवन है कि 4s में जो इलेक्ट्रॉन है इसके लिए निकालना है आपने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब ये खुद तो अपने आप को नहीं बचा सकता न्यूक्लियस से, तो 4 के अंदर और कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है, तो 4 वाले में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 0। तो हम सिग्मा कैलकुलेट करेंगे पहले। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल, nth शेल में 4th शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, एक तो वो तो खुद है, वो खुद को तो प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, उसके अलावा कितने इलेक्ट्रॉन है, 0। तो 0 मल्टीप्लाई, जब S और P में इलेक्ट्रॉन है जिसके लिए हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल रहे हैं, अगर वो S और P में हो तो nth शेल कितना कंट्रीब्यूट करती है, कितना कंट्रीब्यूट करेगी, 35, तो 0.35। तो इसमें कोई और इलेक्ट्रॉन है नहीं, मल्टीप्लाई करा 0 से, 0.0 × 0.35 आ गया। प्लस उसके बाद आ जाओ आप अंदर वाले n-1 में। n-1 मतलब ये रहा आपका 3, ये n था, ये n-1 है, 3 आ गया n-1। इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, 2 + 6, 3s2 और 3p6, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी, n-1 में जब हम S और P में देखते हैं तो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, वो कंट्रीब्यूट करते हैं वो 0.85, तो इसकी मल्टीप्लाई आपने करी 0.85 से। ठीक है, प्लस जो लास्ट में बच गए हैं n-2 n-3 n-4, मतलब सारे के सारे कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे देखो, 6 और 2 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं। और ये कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, सारे के सारे 1 कंट्रीब्यूट करेंगे। कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, ये 1 कंट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर हो गया। ओके, अब फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं। 0 × 0.35 तो 0 ही बनेगा, दिस इज 0, प्लस 8 × 0.85 है, ये अभी हम पीछे करके आए थे, ये बना था आपका 16 समथिंग बना था भाई, ध्यान नहीं है, देखो कर लो फटाफट से। 8 5 = 40, 0 16.8 बना था शायद, ठीक है। अब सॉरी 6.8 था, जस्ट अ मिनट, 6.8 बना था, और
प्लस ये 10 हो गया था, ये बन गया था 16.8, ठीक है ना। 0 + 6.8 + 10, तो ये 16.8 हो गया था। यहाँ से आपका सिग्मा आ गया था कितना, 16.8। उसके बाद हमने निकालना क्या था एक्चुअली, इसमें हमने निकालना था, मैं क्लियर कर रहा हूँ यहाँ से, ये आपने निकालना क्या था, जेड इफेक्टिव। क्या निकालना था इसमें, जेड इफेक्टिव निकालना था। तो जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला आपको पता ही है। जेड इफेक्टिव कैसे निकलता है, जेड स्टार बोल दो, जेड इफेक्टिव बोल दो, जेड माइनस सिग्मा से। जेड कितना है, पोटाशियम के लिए 19 है, सिग्मा हमने अभी निकाला 16.8 होगा। तो ये सोल्व करो कितना आ जाएगा, 10 में 2 गया, 2 आ गया यहाँ पे, 0.8 में 6 के 2 आ गया, तो 2.2 आ गया इसका आंसर। क्लियर है, इस तरीके से आपने क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ओके, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ध्यान से समझते हुए चलेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन के कैलकुलेशन को मैंने छोड़ रखा है, कैलकुलेशन आप खुद से करेंगे इसकी। देखो समझते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में गिवन है कैलकुलेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन। अभी उसने क्या मेंशन करा है यहाँ पे, लास्ट इलेक्ट्रॉन, और ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या मेंशन करा था, 4s इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान देखना आप क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो। तो कैलकुलेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हुज कॉन्फ़िगरेशन इज। आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, तो हम देखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ये कॉन्फ़िगरेशन अगर आप ध्यान से देखते हैं तो देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, p सब शेल में गया है। किस में गया है, p सब शेल में, तो ये p ब्लॉक से बिलोंग करेगा, p ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है। और पीरियड कौन सा है, थर्ड पीरियड है, क्योंकि हाईएस्ट नंबर की शेल कौन सी है, थर्ड है। ग्रुप कैसे कैलकुलेट करते हैं p ब्लॉक के लिए, हम कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं, हम चेक करते हैं ns में कितने इलेक्ट्रॉन है प्लस NP में कितने इलेक्ट्रॉन प्लस 10 कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे NS में 2 इलेक्ट्रॉन, NP में 5, 5 + 2 7 + 10 करना है 17, मतलब 17 ग्रुप में है और थर्ड पीरियड में। तो ऑफकोर्स ये क्लोरीन है। कौन है ये, क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो जेड हमें पता लग गया यहाँ पे 17 है। और जेड स्टार हमें निकालना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। किसके लिए निकालना है, 3p में जो इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन, उसके लिए निकालना है। 3p में तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें हमें किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है, ठीक है। बाकी सबके भी लिए वही रहेगा। तो वो खुद तो अपने आप में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा ना, तो उसको छोड़ करके कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 3p में 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे हमारे पास। क्लियर। तो हमें कैसे निकालना है, जेड स्टार, फॉर्मूला होता है जेड माइनस सिग्मा। सिग्मा या ऐसे लिखो यहाँ पे। अब जेड तो है 17 क्योंकि ये क्लोरीन एटम है। अब सिग्मा हम कैसे निकालेंगे, देखो क्योंकि ये एस और पी में से पी में लाई कर रहे हैं, तो nth शेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर होगा उस इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके जिसकी हम बात करें, उसके अलावा अगर nth में इलेक्ट्रॉन है तो वो कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, 0.35। n-1 वाले कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, 0.85। और बाकी जो बच जाते हैं n-2 n-3 n-4 बाकी सभी इलेक्ट्रॉन कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, 1 कंट्रीब्यूट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला लिख दिया हमने, 17 - 0.35 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अदर इलेक्ट्रॉन्स इन NH शेल। अदर लिखा है, अदर का मतलब एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके जिसके लिए हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट कर रहे हैं, बाकी जो इलेक्ट्रॉन यहाँ बच गए हैं वो, ठीक है। तो 0.35 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ अदर इलेक्ट्रॉन्स इन NH शेल प्लस 0.85 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन N-1 शेल प्लस 1 इंटू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इनर शेल, अंदर वाले शेल में N-2 N-3 जितने बच गए वो कैलकुलेट करते हैं भाई। फटाफट से हम खुद से कैलकुलेट करेंगे। ये बात हो रही है यहाँ पे क्लोरीन की, जिसका एटॉमिक नंबर 17 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे भी रखे, वैसे तो हम लिख देंगे फटाफट से 1s2 2s2 2p6, ठीक है जी, और फिर 3s2 3p5। इस तरीके से आपने फटाफट से लिख लेना है और ब्रैकेट्स लगा देनी है। अब 3p में जो इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 3p में जो एक इलेक्ट्रॉन है उसके लिए हम कैलकुलेट करें, तो उस एक इलेक्ट्रॉन को अगर 3p में आप छोड़ दें तो टोटल 5 है, उसे एक को छोड़ दो 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो सिग्मा हम कैलकुलेट करेंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन बच गए np के अंदर। nth शेल में देखो 3s और 3p, np में कितने बचे 4 और ns में कितने 2, तो टोटल कितने बच गए 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन बचे 6, मल्टीप्लाई कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, nth शेल वाले 0.35 कंट्रीब्यूट करेंगे प्लस। अब देखो n-1 में n-1 यहाँ पे कौन है, 2 है, सेकंड शेल है। 3 हायर शेल थी nth शेल, और सेकंड क्या है यहाँ पे n-1 शेल है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन। ये कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, 0.85 कंट्रीब्यूट करेंगे प्लस जो इलेक्ट्रॉन बच गए हैं लास्ट शेल में, ये इसके अंदर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, सिर्फ यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, और ये कितना कंट्रीब्यूट करता है, 1 कंट्रीब्यूट करता है। फटाफट से कैलकुलेट करो, 6 × 0.35 है, कैलकुलेशन करेंगे। 6 × 5 = 30, 0 आया, और फिर कैरी गया आपका कितना 3 गया है, और 6 × 3 = 18, 18 और 3 बन गया 21,
तो ये बन गया आपका 2.10, क्लियर, प्लस 8 इंटू 0.85 है, इसको फटाफट से कैलकुलेट करो। ये अभी पीछे करके आए थे, कितना आया था ये, और ये हमारे पास आ गया था लगभग 6.8 आ गया था, ठीक है। फिर भी कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ होगी तो हम चेक करेंगे उसको। ये 2 देख लो फटाफट से कैलकुलेट करके, मल्टीप्लाई करके, 8 मल्टीप्लाई 0.85 है, 8 5 40, 0 और 4 कर गया, 8 8 जा 64, 4 ऐड करा 68, तो 6.8 बन रहा है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इसको ऐड करो फटाफट से, कितना बन रहा है ये, 2.1 है, 6.8 है और 2 है। ध्यान से इस चीज़ को नोट कर लेते हैं, बाकी को हम यहाँ पे इरेज कर देते हैं फटाफट से। ये ऊपर वाला मैंने सारा इरेज कर दिया है, ये इरेज कर देते हैं, बाकी को हम ऐड कर लेंगे फटाफट से। हाँ जी, देखो 2.1, हाँ जी 2.1 है, 6.8 है और 2 ऐड करना है, कर दो ऐड, नीचे वाले को एक बार इरेज करो। हाँ जी, देखो कितना आ रहा है ये आपके पास आएगा, देखो 8 और 1 यहाँ पे 0 लिख लो, 9 और 6 और 2 8 और 2 10, तो ये बन गया 10.9, कितना बन गया ये 10.9। ओके, अब जेड स्टार हम कैसे निकालते हैं, जेड स्टार जेड माइनस सिग्मा करके। जेड कितना है, क्लोरीन की बात करें 17 है, माइनस सिग्मा कितना है 10.9 है, करो फटाफट से, तो ये बचेगा 1 पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा 6.1 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 6.1, क्लियर है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फील हो रहा है उसके जो भी लास्ट इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन में उसके द्वारा, क्लियर। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी, फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके ठीक है बेटा, कोई डाउट अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेंगे। उसके बाद हाँ जी, ये क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क की तरह काम करेंगे। ये स्लाइड जो आपको लास्ट में दिखा रहा हूँ मैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चन, आंसर इनके गिवन है साथ में, बस आपको सिर्फ जो इनको कैलकुलेट करके देखना है। कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ फटाफट से। शो दैट स्लेटर्स रूल गिव्स ए वैल्यू ऑफ जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू 1.95 फॉर ए 2s इलेक्ट्रॉन इन ए बेरिलियम एटम। बेरिलियम एटम में 2s जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए कह रहा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 1.95 आएगा, ये आपने शो करना है। तो आप कैलकुलेट करके देखेंगे, आपका आंसर भी 1.95 आएगा और इन्होंने भी गिवन है तो हैंस प्रूव हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, शो दैट स्लेटर्स रूल गिव्स ए वैल्यू ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 5.20 फॉर 2p इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन के 2p इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर आपका 5.20 आ रहा है इट मीन्स वो सही है, इनका भी 5.20 है, आपका भी 5.20 आना चाहिए। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, यूज स्लेटर रूल टू एस्टिमेट वैल्यू ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर, 2 पार्ट हैं इसके। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है 4s इलेक्ट्रॉन के लिए और सेकंड में कह रहा है 3d इलेक्ट्रॉन के लिए वेनेडियम एटम में। आप कैलकुलेट करके देखिए, आंसर मैंने यहाँ पे दे रखा है आपको। कोई डाउट अगर आए तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ ट्राई करें इन क्वेश्चंस को, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको। आने वाले आपके +2 के बाद जो भी आप एंट्रेंस देने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वहाँ पे रहेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।